मैंने शेरवान से बिल्कुल न पूछा कि यहाँ हम जिस मुजाहिद के पास जा रहे हैं उसका नाम क्या है। जब भारतीय फौजी कैंप काफी पीछे रह गया तो हम नाले से हटकर ढलान की वादी में दाखिल हो गए। यहाँ जमीन ऊंची और कहीं नशेबी थी, कहीं कहीं घाटी थी। चनार और सफेदे के दरख्त थे, जाफरान के छोटे छोटे खेत भी थे। हम सेबों और नाशपातियों के बाग में से भी गुजरे। यहाँ कश्मीरी बागबान और किसान अपने अपने कामों में लगे हुए थे। एक जानिब ऊंची जगह पर लकड़ी के चंद एक देहाती मकान नजर आए। शेरवान ने कहा हम वहाँ जा रहे हैं। इस दौरान शेरवान ने कमांडो हाशिम को हिदायत दी कि वो हमसे कुछ फासले पर एक तरफ होकर चलता रहे, ताकि अगर कोई खतरे वाली बात हो तो वो हमें खबरदार कर सके और फायरिंग खोलकर हमारी मदद कर सके। जब हम गांव के लकड़ी के पुराने मकानों के इलाके में दाखिल हुए तो कमांडो हाशिम ऊपर से होकर हमारे पास आ गया। उसे मालूम था कि हम किस मुजाहिद के घर जा रहे हैं। गाँव के चंद एक मकान थे। मकानों की छतों और सहन में कहीं कहीं शलजम के छिलके और सुर्ख मिर्चें धूप में सुखाने को डाल रखी थी। यहाँ बादाम और अखरोट के ऊंचे और घने दरख्त थे। हम एक जगह अखरोट के दरख्त के नीचे बैठ गए। शेरवान ने कमांडो हाशिम से कहा, जाकर देखो शाबान घर पर है कि नहीं। कमांडो हाशिम लकड़ी के मकानों की तरफ जाती पगडंडी की तरफ हो गया। हम दरख्त की ओट में बैठे थे। अखरोट का दरख्त बहुत गुंजान होता है और उसका तना काफी मोटा होता है। हम देख रहे थे कि कमांडो हाशिम एक मकान के अंदर दाखिल हो गया था। थोड़ी देर बाद बाहर निकला तो उसके साथ एक और आदमी भी था। वो आदमी जो कश्मीरी मुजाहिद शाबान ही हो सकता था, वहीं सहन में एक चारपाई पर बैठ गया और कमांडो हाशिम वापस हमारी तरफ आने लगा। कमांडर शेरवान भी उधर को ही देख रहा था। उसने शाबान को पहचान लिया था। कहने लगा, हमारा मुजाहिद घर पर ही मिल गया है, अच्छा हुआ। इतनी देर में कमांडो हाशिम हमारे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, लीडर शाबान ने आपको सलाम भेजा है और कहा है कि सेब के बाग वाली कोठरी में मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। हम उस वक्त कोई बात किए बगैर उठकर सेब के बाग की तरफ चल दिए। सेब के बाग की दूसरी तरफ छोटी सी कोठरी बनी हुई थी, जिसके बाहर एक तख्त बिछा था जो खाली पड़ा हुआ था। हम कोठरी का दरवाजा खोलकर अंदर दरी पर बैठ गए। 5 मिनट के बाद मुजाहिद शाबान भी आ गया। खूबसूरत सेहतमंद कश्मीरी नौजवान था। शेरवान ने उससे मेरा तारुफ कराया और सारी बात बयान कर दी। मुजाहिद शाबान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। कहने लगा, मैं इन तीनों भारतीय फौजियों का पता लगा लूंगा। इनमें जो डोगरा कैप्टन है और जिसके माथे पर ग्रहण का निशान है, अगर वो इसी भारतीय कैंप में है तो वो हमारे इंतकाम की आग से बच नहीं सकेगा। हमारी बहन जमीला उसी के पास है तो वो नाले वाले क्वार्टरों में ही होगी। मैं अभी उन सब का सुराग लगाने जाता हूँ। तुम लोग इस कोठरी में मेरा इंतजार करना। मुजाहिद शाबान बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मैंने शेरवान से पूछा, शाबान इतनी जल्दी इतना मुश्किल सुराग कैसे लगाएगा? उसके अपने आदमी फौजी कैंप में काम करते हैं और अफसरों के क्वार्टरों में भी आते जाते हैं। हम काफी देर कोठरी में बैठे रहे। मुजाहिद शाबान दिन के 11:30 बजे गया था। दोपहर के 3 बजे वापस आया। कहने लगा, डोगरा फौजी कैप्टन का नाम दयाल शर्मा है। जमीला को उसने अपने क्वार्टर में ही छुपा कर रखा हुआ है। उसके साथ जो 2 भारतीय फौजी जमीला को अगवा करके लाए थे, उनमें एक हवालदार और एक लांस नायक है। इनके नाम हवालदार कामूराम और लांस नायक कांशीराम हैं। दोनों रात को डोगरा कैप्टन के क्वार्टर में जरूर हाजिर होते हैं। उस वक्त डोगरा कैप्टन शराब पीता है और ये दोनों उसके अर्दली के तौर पर उसकी खिदमत बजा लाते हैं। मैं हैरान रह गया। मुजाहिद शाबान पूरी तफसील के साथ मुकम्मल रिपोर्ट ले आया था। शेरवान ने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या ख्याल है, हम आज रात अटैक करेंगे? कमांडर शेरवान की आदत थी कि जब वो टारगेट के सामने पहुंच जाता और हालात नॉर्मल होते तो फिर वो 1 सेकंड की भी ताखीर गवारा न करता था। वो फौरन एक्शन शुरू कर देता था। चूंकि मैंने कमांडर शेरवान के साथ एक अरसा गुजारा था और मैं उसकी इस आदत से वाकिफ था, इसलिए मैंने फौरन जवाब दिया, यस लीडर, मैं तैयार हूँ। उसके बाद हमने मुजाहिद शाबान के साथ मिलकर कमांडो ऑपरेशन की पूरी स्कीम तैयार की। मंसूबा कोई पेचीदा नहीं था, बिल्कुल साफ था, मगर दलेराना मंसूबा था और उसके हर कदम पर मौत को पिछाड़ना था, मौत से मुकाबला करना था, मौत को शिकस्त देनी थी। टारगेट मारने से पहले हरगिज नहीं मरना था। कमांडो हाशिम को हमने कवर देने यानी हमारे लिए कुछ फासले पर रहकर हिफाजती छाता मुहैया करने की ड्यूटी दी थी। हमने अपने पास एक बड़ा कमांडो चाकू और साइलेंसर वाले ऑटोमेटिक पिस्तौल ही रखे थे। बाकी स्टेन गन और हैंड ग्रेनेड कमांडो हाशिम के पास रखे जाने थे। कमांडो शाबान हमें अपने घर इसलिए नहीं ले गया कि गाँव में भारतीय CID के आदमी आते जाते रहते थे और शिव पार्वती मंदिर वाले एमुनिशन के जखीरे की तबाही के बाद इस सारे इलाके में CID की सरगर्मियां तेज हो गई थी। क्योंकि फौज अभी तक किसी कमांडो को गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। वहाँ कोठरी में बातें करते और मंसूबे की तफसीलात पर गौर करते रात हो गई। मुजाहिद शाबान वहीं हमारे लिए खाना और सब्ज चाय से भरा हुआ समावार ले आया। खाना खाने के बाद रात के 8 बजे मुजाहिद शाबान हालात का जायजा लेने और अपने आदमियों से बात करने के लिए चला गया। 1 घंटे बाद वापस आया और कहने लगा, डोगरा कैप्टन दयाल के ऑफिसर्स क्वार्टर में रात के 10 बजे शराब की महफिल लगने वाली है। कश्मीरी लड़की जमीला उसी क्वार्टर के कमरे में बंद है। डोगरा कैप्टन के दोनों फौजी साथी हवालदार और लांस नायक शराब की इस महफिल में उसके साथ होंगे। हमारा एक मुजाहिद नौकर के भेस में वहाँ मौजूद होगा।
वो क्वार्टर के कमरे के अकब में आकर 2 बार माचिस की तीली जलाकर हमें ऑल क्लियर का सिग्नल देगा। बस उसके बाद आप लोगों को अटैक कर देना होगा और जो कुछ करना होगा कर देना होगा। ये बताएं कि आप कश्मीरी लड़की के साथ इन तीनों डोगरा फौजियों को पकड़कर कैसे उस कोठरी तक लाएंगे। अगर वो शराब के नशे में धुत भी हों तो मुमकिन है यहाँ तक आते आते उन्हें होश आ जाए। आप उन्हें वहीं हलाक कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। कमांडर शेरवान कहने लगा, कमांडो शाबान, हमने मिशन शुरू करने से पहले जमीला के बूढ़े माँ बाप के आगे कसम खाकर वादा किया था कि हम उनकी बेटी जमीला को काफिरों की कैद से आजाद करवा कर ले आएंगे और साथ ही जिन भारतीय फौजियों ने कश्मीर की बेटी को अगवा किया है, उसकी बेहुरमती की है, उनके सर भी काट कर लाएंगे। चुनाचे तुम बेफिक्र रहो, हमारे साथ डोगरा कैप्टन और दोनों भारतीय फौजी नहीं होंगे बल्कि उनके सर बोरी में बंद करके साथ ले आएंगे। इस तरह हमारा बोझ भी हल्का हो जाएगा और अपना वादा भी पूरा कर लेंगे। मुजाहिद शाबान ने उसके बाद कोई सवाल न किया। शेरवान मुझसे मुखातिब होकर बोला, दोस्त, चलने से पहले हर एक चीज चेक कर ली जाए। हम इन्हीं सिविलियन कपड़ों में ही जाएंगे, हमें किसी गाइड की जरूरत नहीं है। शाबान तुम्हें शाम के वक्त साथ ले जाकर डोगरा कैप्टन का क्वार्टर दिखा लाएगा। जब सूरज गुरूब हो गया और शाम का अंधेरा छाने लगा तो हम शाबान के साथ देहाती कश्मीरियों के लिबास में डोगरा कैप्टन का क्वार्टर देखने के लिए निकल पड़े। मुजाहिद शाबान हमें पहाड़ी रास्तों से ले जा रहा था जहाँ से हमें रात के वक्त गुजरना था। ये भारतीय कैंप की फौजी बैरकों का अकब था और यहाँ जंगली झाड़ियाँ और दरख्त बहुत थे। मुजाहिद शाबान ने हमें डोगरा कैप्टन का क्वार्टर दिखाया जो छोटी सी कोठी की तरह था। आगे पीछे छोटा लॉन था, उसकी कोई 4 दीवारी नहीं थी क्योंकि ये जगह भारतीय कैंप में ही थी और उसके पीछे खारदार तार की दीवार थी। शाबान हमें एक घाटी में से निकाल कर लाया था जिस तरफ कांटेदार तार वाली दीवार में एक आदमी के गुजरने के लिए जगह बनी हुई थी। डोगरा कैप्टन के क्वार्टर के पिछवाड़े बादाम के दरख्त थे। यहाँ एक छोटी सी चट्टान जमीन से निकलकर कोई 15 फुट ऊपर चली गई थी। चट्टान के नीचे एक शिगाफ था। शाबान ने कहा, तुम लोग यहाँ छुपकर रात के 10 बजने का इंतजार कर सकते हो। फिर उसने दूर से हमें क्वार्टर के गिर्द लगी हुई गार्डन की झाड़ियां दिखाकर कहा, वो जहाँ अनार का दरख्त है वहाँ से तुम बाढ़ फलांग कर अंदर जा सकते हो। कोने वाला कमरा बाथरूम है, उसके साथ वो कमरा है जहाँ कश्मीरी लड़की को कैद किया हुआ है। तुम बाथरूम के दरवाजे से अंदर दाखिल हो सकते हो क्योंकि बाकी तमाम कमरों के दरवाजे अंदर से बंद होते हैं। हमारा आदमी रात को शराब की पार्टी शुरू होने से पहले अंदर आकर बाथरूम के दरवाजे की कुंडी खोल देगा। उसके बाद सब कुछ तुम्हें अपनी मर्जी से सोच समझ कर करना होगा। अब वापस आ जाओ। हम जिन रास्तों से गए थे उन्हीं रास्तों पर चलते हुए वापस सेब के बाग वाली कोठरी में आ गए और रात गहरी होने का इंतजार करने लगे। शाबान चला गया था। हमने उससे नायलॉन का स्याह रंग का बड़ा थैला मंगवा कर रख लिया था। इस थैले में हमें डोगरा कैप्टन और दोनों भारतीय फौजियों के सर काट कर लाने थे। मैंने आज तक किसी दुश्मन का भी सर नहीं काटा था। मेरा ख्याल था कि कमांडर शेरवान ने भी पहले ऐसे नहीं किया था। मैं दिल में सोच रहा था कि हम भारतीय फौजियों के सर कैसे काटेंगे। अगरचे हमारे पास बड़े कमांडो चाकू मौजूद थे मगर गर्दन काटने के लिए किसी कुल्हाड़ी जैसी शय की जरूरत होती है। बहरहाल इस मौजू पर मैंने कमांडर शेरवान से कोई बात करना मुनासिब न समझी। हम अपने मिशन के बारे में मजीद तफसीलात तय करने और एक एक नक्लो हरकत की रिहर्सल करने लगे। जब हमारी घड़ियों ने एक साथ रात के पूरे 10 बजाए तो कमांडर शेरवान ने कहा, चलो शेरो, जिन काफिरों ने हमारे भाइयों को कत्ल किया है और हमारी माओ बहनों को बेइज्जत किया है उनसे बदला चुकाने का वक्त आ चुका है। हम तीनों कमांडो अल्लाह का नाम लेकर सेब के बाग वाली कोठरी से निकल आए और कोहर आलूद थी। कोहरे की वजह से आसमान पर चमकने वाले सितारे कहीं दिखाई नहीं देते थे। हमने गर्म जर्सियां और जैकेट पहने हुए थे। लिबास कश्मीरी देहातियों वाला था। खद्दर के लंबे कुर्ते और नीचे शलवारें। पाँव में कैनवस के जूते थे ताकि चलते वक्त कदमों की आवाज पैदा न हो। हमने जिस तरफ से जाना था और जिस फॉर्मेशन में चलना था ये सब कुछ तय हो चुका था। कमांडर शेरवान आगे आगे था। उसके पीछे 2 कदमों का फासला डालकर मैं चल रहा था। कमांडो हाशिम हमसे 5 कदम के फासले पर दाएं जानिब हमारे पहलू में हमारे मुतवाजी चल रहा था। रात अंधेरी और कोहर आलूद थी लेकिन हमारी आंखें रातों को देखने की आदी थी। जिस तरह चीता अंधेरी रात में भी अपने शिकार को देख लेता है उसी तरह हम भी अंधेरी रात में अपने टारगेट को देख सकते थे। दरख्त, झाड़ियां, छोटे बड़े पत्थर, नशेब, घाटियां और पहाड़ की ढलान के साथ साथ दूर तक फैली हुई धुंधली नीम तारीख वादी हमें बराबर नजर आ रही थी। जब हम एक घाटी में से गुजरकर खारदार तारों की दीवार के सुराख में से निकल कर ऊपर आए तो हमें दूर फौजी बैरक की रोशनियां और ऑफिसर्स क्वार्टर की रोशनी नजर आई। हम एक खास जाविये से फैलकर एक दूसरे को निगाह में रखते हुए चलते चलते बादाम के दरख्तों के नीचे आकर रुक गए। अब कमांडो हाशिम भी हमारे पास आकर जमीन पर बैठ गया। हम सब की नजरें कुछ फासले पर डोगरा कैप्टन के क्वार्टर की अकबी दीवार के ऊपर जलते बल्ब पर लगी थी। इस बल्ब की रोशनी अकबी दीवार और गुस्ल खाने की पिछली दरवाजे पर पड़ रही थी।
कमांडर शिरवान ने आहिस्ता से कहा, बाथरूम के दरवाजे में दाखिल होते वक्त हम दूर से नजर आ सकते हैं, हमें दूसरी तरफ से आना होगा। फिर उसने कमांडो हाशिम को हिदायत की, तुम गार्डिना के बाड़ के पीछे पोजीशन लेकर हमारे बाहर निकलने का इंतजार करोगे। अगर इस दौरान कोई दूसरा आदमी गुस्ल खाने के दरवाजे की तरफ आता तो तुम उस पर फायर नहीं करोगे। तुम्हारा काम ये होगा कि चीते की तरह तेजी से रेंग कर उसके अकब में पहुंचोगे और उसे दबोच लोगे, और इससे पहले कि उसकी आवाज निकले उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दोगे। कोई सवाल? कमांडो हाशिम ने कहा, नो सर, कोई सवाल नहीं। ओके, गो। और उसके साथ ही कमांडर शिरवान क्वार्टर की तरफ बढ़ा। मैं उसके बिल्कुल पीछे था। ऑटोमेटिक पिस्तौल हमारे हाथों में थे। प्लास्टिक का थैला मैंने अपनी कमर के साथ बांधा हुआ था। इस ख्याल से मुझे खुशी हो रही थी कि जब हम वापस आ जाएंगे तो हमारे साथ मासूम और मजलूम कश्मीरी लड़की जमीला भी होगी, और प्लास्टिक के थैले में दुश्मनों के 3 कटे हुए सर भी होंगे। अपनी इज्जत, खैरत, अपने वतन की नामूस और अपने दीन इस्लाम की हुर्मत की खातिर दुश्मन से जंग करते हुए जब हम दुश्मन का सर काटते हैं तो इससे हमें एक तरह की रूहानी खुशी होती है। ये ऐसी खुशी है कि जिस तरह खुदा न खास्ता अगर कोई गुंडा बदमाश हमारी बेटी को हमारी आंखों के सामने उसके कपड़े फाड़ कर उठा कर ले जाए और हम ताक़ुब करके उस गुंडे बदमाश को कत्ल कर दें और अपनी बेटी को छुड़वा लें तो हमें खुशी होती है। और खुदा की राह में जिहाद करते हुए खुद शहीद हो जाने का या काफिर का सर कलम कर देने से जो रूहानी मुसरत हासिल होती है उसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये एक शहीद और गाजी का रुतबा है, और इस्लाम में एक मुसलमान के 2 ही मकाम हैं, गाजी या शहीद। अंधेरे और सर्द रात के कोहरे में चलते हुए हम डोगरा कैप्टन के क्वार्टर के गिर्द लगी हुई झाड़ियों की बाड़ के पास पहुँच कर रुक गए। बाथरूम का दरवाजा हमसे 20-25 कदमों के फासले पर था। कमांडर शिरवान ने कमांडो हाशिम को इशारा किया। वो 2 कदम दौड़कर एक तरफ गया और बाड़ की झाड़ियों के पीछे मोर्चा बनाकर बैठ गया। कमांडर शिरवान ने मुझे हाथ का इशारे से समझाया कि मैं सामने की तरफ जाऊंगा, तुम दूसरी तरफ से बाथरूम वाले दरवाजे पर आओगे। हमें यकीन था कि अपने आदमी ने बाथरूम के दरवाजे की अंदर से कुंडी खोल दी होगी। हम जमीन पर मुंह के बल लेट गए थे और बाढ़ फलांगने के बाद जमीन पर कोहनियों के बल रेंगते हुए चल रहे थे। मैं दूसरी तरफ गया जिधर अंधेरा था। मैं दूसरी तरफ से निस्फ कतर का चक्कर लगाकर दरवाजे की तरफ आया तो मैंने देखा कि कमांडर शिरवान जमीन पर औंधा लेटा हुआ है। उसकी गर्दन ऊपर को उठी हुई थी। मैंने हाथ बुलंद करके लहराया। ये इस बात का इशारा था कि आ जाओ, सब ठीक है। उधर से मैंने और सामने की जानिब से कमांडर शिरवान ने बाथरूम के दरवाजे की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। घास शबनम से गीली और ठंडी थी, मगर हमें इसका कोई एहसास नहीं था। हमारे मिशन की गर्मी ने हमारे जिस्मों को भी गरमा दिया था। इंसान के सामने कोई बड़ा तामीरी मकसद हो तो फिर रास्ते की कोई रुकावट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर न सर्दी गर्मी कुछ कहती है, न भूख प्यास परेशान करती है। आदमी जब रुपए पैसे की लालच में, जमीन जायदाद के लालच में किसी को कत्ल करने जाता है तो उसका ज़मीर हर कदम पर उसकी मलामत करता है। लेकिन जब इंसान अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बुलंद रखने की खातिर काफिर दुश्मन से जंग करता है तो उसका ज़मीर उससे खुश होता है, उसको रूहानी ताकत अता करता है और फरिश्ते उस गाजी की मदद करने आते हैं। मेरी भी यही कैफियत थी। हम जो कुछ कर रहे थे अल्लाह की रजा के लिए कर रहे थे, अल्लाह की खातिर कर रहे थे। यकीन करें उस वक्त मौत हमें चूंटी से भी कमतर और बेवक़्त मालूम हो रही थी। अगर आपको मौत का खौफ है तो अपने हर काम को, अपने हर फेल को अल्लाह की रजा और अल्लाह की खुशनूदी के लिए वक्फ कर दें। आपको मौत के खौफ से निजात मिल जाएगी। मैं और कमांडर शिरवान जमीन पर कोहनियों के बल रेंगते रेंगते बाथरूम के अकबी दरवाजे तक पहुंच गए। मैंने लेटे लेटे दरवाजे को हाथ से अंदर की तरफ धकेला। दरवाजा खुला था। हम बाथरूम में दाखिल हो गए। बाथरूम की बत्ती जल रही थी। हम बड़ी तेजी से अंदर दाखिल हुए थे क्योंकि दरवाजा खुलने से बाथरूम की तेज रोशनी बाहर आने लगी थी। हमने आहिस्ता से दरवाजा बंद कर दिया। छोटा सा बाथरूम था मगर उसमें जरूरत की हर शय मौजूद थी। हम दबे पांव दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़े जो बंद था और जिसकी दूसरी तरफ से आदमियों के बोलने की और किसी वक्त कह की आवाज आ जाती थी। कोशिश के बावजूद हमें दरवाजे में कोई सुराख या ऐसी दर्ज न मिल सकी जिसमें झांक कर हम दूसरी जानिब का मंजर देख सकते थे। दरवाजा नीचे फर्श से 2 इंच ऊंचा रखा गया था। हम बाथरूम के फर्श पर लेट गए और गाल फर्श के साथ लगाकर 2 इंच की दर्ज में से दूसरी तरफ देखा। दूसरी तरफ का मंजर ये था कि सोफे पर 2 फौजी बैठे थे। एक फौजी मेज के करीब खड़ा मेज पर कबाबों या आलू की टिक्कियों की प्लेट रख रहा था। ये लांस नायक की वर्दी में था। बाकी 2 फौजी जो सोफे पर बैठे हुए थे इनमें से एक कैप्टन की वर्दी में था और दूसरा हवालदार। अजीब बात थी, रात के 10 बजे भी उन्होंने वर्दी पहनी हुई थी। हो सकता है चूंकि कश्मीर में इमरजेंसी के हालात थे इसलिए फौजी उस वक्त तक अपनी वर्दियों में ही रहते हों जब तक कि वो सोने के लिए बिस्तर पर नहीं लेटते। मेज पर शराब के 3 गिलास पड़े थे। लांस नायक ने कबाब की प्लेट मेज पर रख दी और अपने गिलास में शराब डालकर जरा परे होकर बैठकर पीने लगा। कैप्टन की वर्दी वाला यकीनन डोगरा कैप्टन दयाल शर्मा ही था। ये 3 वही भारतीय फौजी थे जिन्होंने गांव को मार्टरों से उड़ाया था, बेगुनाह कश्मीरियों को हलाक किया था और कश्मीरी लड़की जमीला को अगवा करके ले गए थे। हम फर्श से आहिस्ता से उठ खड़े हुए। कमांडर शिरवान ने मेरे कान के पास मुंह लाकर कहा, तीनों वही काफिर हैं
हम ज्यादा देर तक बाथरूम में नहीं रह सकते, ये लोग शराब पी रहे हैं और ये लोग बार बार पेशाब करने अंदर आएंगे। मैंने कहा हमारा एक्शन क्या होना चाहिए। शिरवान बोला मेरे साथ आओ। सबसे पहले हमें बाहर का जायजा लेना होगा कि बाहर कोई संतरी गार्ड ड्यूटी पर तो नहीं। हम आहिस्ता से बाथरूम का अकबी दरवाजा खोलकर बाहर लॉन में आए और दीवार के साथ लगकर आहिस्ता आहिस्ता खिसकते हुए दूसरी तरफ जाकर झांक कर देखा। ये क्वार्टर के सामने वाला हिस्सा था। बरामदे में बत्ती जल रही थी मगर वहाँ कोई संतरी नहीं था। आगे छोटा सा बागीचा था, बागीचे का छोटा सा गेट था। गेट पर कोई दरवाजा नहीं था। झाड़ियों को तराश कर आने जाने का रास्ता बनाया हुआ था। हम वहीं दीवार के साथ पीठ लगाकर बैठ गए। गार्ड ड्यूटी पर कोई नहीं। हमारे लिए ये अच्छा शगुन है, मगर हमें ये पता चलना चाहिए कि कश्मीरी लड़की भी यहाँ मौजूद है कि नहीं। मैंने कहा शाबान ने कहा था कि जमीला बाथरूम के साथ जुनूबी कमरे में बंद है, चलो उस तरफ चलते हैं। हम दीवार के साथ पंजों और घुटनों के बल चीतों की तरह चलते बाथरूम के दरवाजे के आगे से गुजरकर दूसरी तरफ जो कमरा था उसकी दीवार के बाएं आकर रुक गए। इधर कमरे का कोई दरवाजा नहीं था, सिर्फ जमीन से 4 फुट ऊंची एक खिड़की थी जो बंद थी। सर्द रात का कोहरा पतले बादल की तरह क्वार्टर के लॉन में आ गया था। इस कोहरे ने हमें छुपा लिया था। हम उठ खड़े हुए। खिड़की में लोहे की सलाखें लगी हुई थी। सलाखों के पीछे खिड़की के पट थे जो बंद थे। शिरवान ने उंगली सलाखों में डालकर खिड़की के पट को अंदर धकेला। कहने लगा खिड़की की कुंडी लगी हुई है। अचानक खिड़की के पीछे से एक मर्द की धीमी आवाज आई। मैंने शिरवान को इशारा किया। हमने खिड़की की सलाखों के साथ कान लगा दिए। अंदर कोई मर्द फौजी उर्दू में कह रहा था, कुछ खाओ, राशन नहीं खाओगी तो भूखी मर जाओगी। तब एक लड़की की आवाज आई। लड़की ने खुदा का वास्ता देते हुए कश्मीरी लहजे की उर्दू में कहा, मुझे कुछ न कहना, अगले महीने मेरी शादी होने वाली है। खुदा का वास्ता है, खुदा के लिए मुझे कुछ न कहना। और लड़की के रोने की आवाज आने लगी। मर्द की आवाज फिर आई, अगले महीने वाली शादी को भूल जाओ, आज रात तुम्हारी 3 आदमियों से शादी होगी। लो थोड़ा खाना खा लो, तुम्हारे अंदर ताकत आ जाए। कमांडर शिरवान ने कान पीछे हटा लिए। उसका चेहरा कोहरे में तांबे की तरह तिमतिमा रहा था। सरगोशी में बोला, हम अंदर चलेंगे। हम कोहरे की चादर में तेज तेज कदम उठाते बाथरूम के दरवाजे पर आकर रुक गए। कमांडर ने दरवाजे के साथ कान लगा लिया। फिर सरगोशी में बोला, अंदर कोई नहीं, और वो दरवाजा खोलकर बाथरूम में दाखिल हो गया। मैं भी उसके पीछे पीछे बाथरूम में आ गया। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। हम बाथरूम के फर्श पर लेटकर दूसरे दरवाजे की निचली 2 इंच की दुर्ज में से दूसरी तरफ देखने लगे। कमरे में सिर्फ डोगरा कैप्टन और हवालदार ही बैठे शराब पी रहे थे। तीसरा आदमी लांस नायक कश्मीरी लड़की के कमरे में था। सामने दीवार में जो दरवाजा था वो खुला और अंदर से डोगरा लांस नायक बाहर आया। डोगरा कैप्टन ने नशे में झूमते हुए पूछा, हमारी हेमा मालिनी ने कुछ खाया पिया है कि नहीं? लांस नायक बोला, सर आलू की टिक्कियां उसके पास रख आया हूँ, सुबह से भूखी है, अपने आप खा लेगी। कमांडर शिरवान जल्दी से उठ खड़ा हुआ। मैं भी उठ खड़ा हुआ। बाथरूम के बल्ब की रोशनी में शिरवान का सुर्ख और सफेद चेहरा ऐसे सुर्ख हो रहा था जैसे किसी ने उसे फौश गाली दे दी हो। उसने ऑटोमेटिक पिस्तौल निकालकर उसका मैगजीन बड़ी अच्छी तरह एहतियात से चेक करते हुए धीमे लहजे में मुझे कहा, दोस्त हम अटैक करेंगे। मैंने भी अपना ऑटोमेटिक पिस्तौल निकाल लिया, मैगजीन चेक किया। हम मौत के मुंह में जा रहे थे। कमांडर शिरवान ने जो फैसला कर लिया था अब उस पर अमल करना उसके लिए जरूरी हो गया था। बाथरूम का ये दरवाजा बंद जरूर था मगर उसको बाहर से कुंडी नहीं लगी हुई थी। हमें सिर्फ उसे खोलना ही था। शिरवान ने एकदम से दरवाजा खोलकर नारा लगाया, अल्लाह अकबर। उसके साथ ही हमारे ऑटोमेटिक पिस्तौलों में से गोलियों की बौछारें बाहर निकलने लगी। साइलेंसरों की वजह से धमाकों की आवाज पैदा नहीं हो रही थी। तीनों भारतीय फौजियों को संभलने का मौका न मिल सका। वो हमारे निशानों की जद में थे। एक एक डोगरे फौजी के जिस्म से 1 सेकंड में 6-6, 7-7 गोलियां पार हो गईं। डोगरा कैप्टन सोफे पर ही उलट गया। लांस नायक फौजी भारतीय सोफे के पीछे खड़ा था, वो उसी जगह ढेर हो गया। भारतीय हवालदार के हाथ में शराब का ग्लास था। ग्लास गोली लगने से चकनाचूर हो गया। 2 गोलियां उसकी खोपड़ी में से निकल गईं। वो मुंह के बल नीचे गिरा। शिरवान ने हाथ ऊपर उठा लिया। मैं दौड़कर कमरे के बरामदे में खुलने वाले दरवाजे के पास गया। उसे खोलकर बाहर देखा। बाहर खामोशी छाई हुई थी। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। इस दौरान कमांडर शिरवान उस कमरे में चला गया था जिसके अंदर कश्मीरी लड़की जमीला कैद थी। वो लड़की को निकाल कर बाहर ले आया। लड़की हवास बाख्ता सी थी। उसने तीनों डोगरा फौजियों की लाशें देखी तो दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। कमांडर शिरवान ने लड़की से उसका नाम पूछा। उसने कहा, मेरा नाम जमीला है। आप हुर्रियत परस्त मुजाहिद भाई हैं ना? कमांडर शिरवान ने कहा, हाँ बहन, हम हुर्रियत परस्त मुजाहिद हैं। हम तुम्हें यहाँ से निकालने आए हैं। कमांडर शिरवान उससे कश्मीरी में बात कर रहा था। फिर उसने लड़की से कहा, बहन सिर्फ 1 मिनट के लिए तुम उस कमरे में वापस चली जाओ। हमें इन डोगरा काफिरों के साथ ऐसा सलूक करना है जिसे तुम शायद न देख सको। जमीला कुछ समझ न सकी। कहने लगी, मुझे उस कमरे से डर लगता है। मैंने कहा, बहन सिर्फ 1 मिनट तक अंदर चली जाओ, जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है। जमीला डरते डरते जिस कमरे में कैद थी उसी कमरे में वापस चली गई। शिरवान ने कहा, थैला निकाल कर मेरे पास आ जाओ। मगर जरा ठहरो। कमांडो शिरवान ने इस ख्याल
ख्याल से कि जमीला दरवाजा खोलकर वो मंजर न देख ले जो उसकी बर्दाश्त से बाहर है, दरवाजे को बाहर से चटखनी लगा दी। तीनों डोगरा फौजियों की लाशें खून में लथपथ पड़ी थीं। कमांडर शेरवान ने पिस्तौल जेब में डाला और कमांडो चाकू निकाल लिया। मुझे भी ऐसा करने को कहा। सबसे पहले उसने डोगरा कैप्टन की लाश को सीधा किया। उसके कांधे पर कैप्टन रैंक के 3 स्टार लगे हुए थे। उसके सर में 3 गोलियां आर पार हो गई थी। शेरवान ने लाश को बालों से पकड़कर जमीन पर लिटाया और जिस तरह बकरे को ज़िबाह करते हैं बिल्कुल उसी तरह उतनी ताकत और जोर से चाकू उसकी गर्दन पर चलाया कि रीढ़ की हड्डी के कटने की आवाज साफ आई। दूसरे लम्हे डोगरा कैप्टन की गर्दन उसके जिस्म से अलग हो चुकी थी। शेरवान ने मेरी तरफ देखकर गुस्से से कहा, तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उस दूसरे काफिर की गर्दन काटो। मेरे करीब सोफे के नीचे डोगरा हवालदार की लाश पड़ी थी। मुझ पर जैसे दीवानगी तारी हो गई। मुझे महसूस हुआ कि कश्मीर की तमाम लड़कियों की बेहुरमती करने वाला और बेगुनाह कश्मीरियों को हलाक करके उनके घरों को मार्टर गोलों से तबाह करने वाला यही एक डोगरा हवालदार है। हमने तीनों डोगरा फौजियों के सर प्लास्टिक के थैले में डालकर थैले का मुंह रस्सी से बंद किया। मैं दरवाजा खोलकर कश्मीरी लड़की के कमरे में गया तो देखा कि वो दरवाजे के पास ही फर्श पर नीम बेहोश पड़ी थी। शेरवान भी अंदर आ गया। उसने पानी का जग लाकर लड़की के मुंह पर पानी के छींटे मारे। लड़की होश में आ गई। लगता था कि उसने दरवाजे में से हमें उनकी गर्दनें काटते देख लिया था और दहशत के मारे बेहोश हो गई थी। शेरवान ने बाहर निकलते हुए कहा, निकल चलो। शेरवान आगे आगे था और मैं लड़की जमीला को लेकर पीछे था। हम तेज तेज चलते बाथरूम में से होकर दूसरे दरवाजे से बाहर अकबी लॉन में आए। अब हमें रिंग कर जाने की जरूरत नहीं थी। रात उसी तरह सर्द और कोहर आलूद थी। कोहरा हमारे छुपाव के लिए काफी था। हमने दौड़कर गार्डिना की झाड़ियों को पार किया और बादाम के दरख्तों की तरफ भागने लगे। कश्मीरी लड़की जमीला के जिस्म में नई तवानाई आ गई थी। वो भी हमारे साथ दौड़ रही थी। उसे मालूम था कि उसके भाई उसे काफिरों की कैद से निकाल कर लिए जा रहे हैं। अब उसकी इज्जत और हुर्मत महफूज है। बादाम के दरख्तों में एक तरफ से कमांडो हाशिम दौड़कर हमारे पास आया। कश्मीरी लड़की को हमारे साथ देखकर उसने आहिस्ता से कहा, अल्लाह हमारे साथ है। कमांडर शेरवान ने जमीला से कश्मीरी जबान में कहा, बहन, अल्लाह ने तुम्हें काफिरों से महफूज कर दिया है। हमारे साथ चलती चली जाना। जहाँ हम दौड़ेंगे तुम भी दौड़ना। जहाँ हम खतरा देखकर छुप जाएंगे तुम भी छुप जाना और कोई आवाज न निकालना। मेरे पीछे आ जाओ। कमांडर शेरवान ने जमीला को अपने पीछे कर लिया। उसके पीछे मैं और मेरे साथ कमांडो हाशिम था। हम सर्द रात की खामोशी में तेज तेज चल रहे थे। कमांडो हाशिम ने मेरे थैले को हाथ से छूकर कहा, काफिरों के सर काट कर ले आए हो। ये हमारी सबसे बड़ी फतह है। मैंने साइलेंसरों वाले पिस्तौलों की आवाज सुन ली थी। दुश्मन ने कोई फायर नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं। हमें यही डर था कि अगर वो फायर कर देते तो उसके धमाकों से बैरकों के संतरी होशियार होकर जरूर इधर को आ जाते। अगरचे हम तेज तेज चलते हुए धीमी आवाज में बातें कर रहे थे, लेकिन कमांडो शेरवान ने हमारी आवाजें सुन ली। वो रुक गया। उसने हमें डांटते हुए कहा, क्यों बोल रहे हो? हम फिर उसी फॉर्मेशन में तेज तेज चलने लगे। हम वापसी पर उन्हीं घाटियों, खाइयों और चटानी पत्थरों के दरमियान से होते हुए सेब के बाग में आ गए। यहाँ कोठरी के अंदर मुजाहिद शाबान कंबल ओढ़े बैठा हमारा इंतजार कर रहा था। हमें आता देखकर कोठरी से बाहर आ गया। कहने लगा, लड़की कहाँ है? जमीला पीछे मेरे साथ थी। जमीला को देखकर शाबान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जमीला के सर पर हाथ रख कर प्यार किया। मेरे कांधे पर लटकते हुए थैले को देखकर नफरत से कहा, काफिरों के सर लाए हो, शाबाश। इन सरों को दिल्ली प्रधानमंत्री को भिजवा देना। हम कोठरी में बैठ गए। शेरवान ने शाबान से कहा, हम रातों रात यहाँ से निकल जाएंगे। जमीला ने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसके लिए जितनी जल्दी कुछ खाने को ला सकते हो ले आओ, क्योंकि आगे हमारा सफर बड़ा लंबा है। शाबान बोला, अभी लाता हूँ। वो चला गया। जमीला के चेहरे से अभी खौफ के असरात खत्म नहीं हुए थे। उसने डरते डरते शेरवान से कश्मीरी में पूछा, काफिरों के सर यहीं जमीन में दबा दो, मुझे डर लगता है। कमांडर शेरवान ने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हमने तुम्हारे बाबा से वादा किया था कि जिन भारतीय फौजियों ने जमीला बेटी को अगवा किया है, हम उनके सर काट कर अपने साथ ही लाएंगे। ये सर हमें तुम्हारे बाबा को दिखाने होंगे। उसके बाद इनके साथ जो सलूक करना होगा करेंगे। अब तुम इस बारे में कोई सवाल न पूछना। जमीला खामोश हो गई। मुजाहिद शाबान 6-7 रोटियां और साग उनके ऊपर डाल कर ले आया। साथ पानी की सुराही भी थी। हमने जल्दी जल्दी जितनी रोटी खा सकते थे खाई, पानी पिया। ज्यादा से ज्यादा वहाँ आधा घंटा आराम किया और मुजाहिद शाबान से कहा कि अब हम आगे को चलते हैं। शाबान कहने लगा, सुबह होते ही तीनों डोगरा फौजियों के कत्ल की सबको खबर हो जाएगी और जब लाशों के सर भी गायब होंगे तो फौज का गुस्सा अपनी इंतहा को पहुंच जाएगा। यहाँ के मुसलमानों की पकड़ धकड़ शुरू हो जाएगी। कमांडर शेरवान ने कहा, तुम फिक्र न करो, डोगरा फौजियों के सर गायब देखकर इन पर दहशत भी जरूर तारी हो जाएगी। इस बार वो मुसलमान कश्मीरियों पर सोच समझकर हाथ डालेंगे। मुजाहिद शाबान बोला, शायद ऐसा ही हो, लेकिन मैं तुम्हें ये कहने वाला था कि इस भयानक कत्ल का पता चलते ही भारतीय फौज के जवान तुम्हारी तलाश में निकल पड़ेंगे। यहाँ इतने घने जंगल भी नहीं है और श्रीनगर यहाँ से काफी दूर है।
तुम लड़की को साथ लेकर कहां कहां मारे फिरते रहोगे। कमांडर शेरवान ने कहा, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं। मुजाहिद शाबान ने कहा, यहाँ से 2 मील नीचे पहाड़ी नाला वादी में बहता है, वहाँ हमारे अपने कुछ माहीगीर रहते हैं, तुम्हें उनसे एक बड़ी कश्ती मिल सकती है। तुम दरियाई रास्ते से एक तो महफूज होगे, दूसरे बहुत जल्दी श्रीनगर की वादी में पहुंच जाओगे, क्योंकि पहाड़ी नाले बेहतरीन और मुख्तसर तरीन रास्तों से दरियाओं तक जाते हैं। मुझे और कमांडो शेरवान को शाबान की तजवीज पसंद आई। शेरवान ने कहा, ठीक है, हम अभी माहीगीरों के गांव को चलते हैं। और वाकई हम उस वक्त कोठरी से निकले और माहीगीरों के गांव की तरफ चल पड़े। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारी वीडियो पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें, ताकि आपको सारी वीडियोस फौरन मिलती रहें। और अगर आप ये भी ना करना चाहें तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप मुझे एज अ कंटेंट क्रिएटर सपोर्ट करना चाहते हैं तो लिंक्स आपको स्क्रीन पर भी और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना और अपने वतन का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।